देखेंगे भारतीय काव्य शास्त्र के कुछ महत्वपूर्ण नोट्स है। यहाँ पर सबसे पहले कुछ पॉइंट है जो मुझे निशा अग्रवाल वाली बुक में मिले थे। ज्यादा नहीं है, 2-3 पॉइंट है जो हमें देख लेने चाहिए, तो मैं नोट कर देती हूँ। एक तो जो काव्य शास्त्र शब्द है, इसका जो है इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जो आप काव्य शास्त्र शब्द देख रहे हैं, इसका प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? राजशेखर ने किया था, सॉरी भोजराज ने किया था। इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जा सकता है काव्य शास्त्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? भोजराज ने किया था। और अपने कौन से ग्रंथ में किया था? सरस्वती कंठाभरण में। सरस्वती कंठभरण में जो है सबसे पहले जो है काव्य शास्त्र शब्द का प्रयोग किया गया था। ये हमें पता चलता है निशा अग्रवाल की बुक है भारतीय काव्य शास्त्र, उसमें दिया हुआ है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखेंगे यहाँ पर ये आपकी पांडे वाली बुक्स है जो वन लाइनर बुक है, वहां से हम आज देखने वाले हैं सभी प्रमुख आचार्य देखेंगे भारतीय काव्य शास्त्र के। ठीक है, उसके बाद सभी आचार्यों का क्रम देखेंगे, क्योंकि क्रम भी पूछा जाता है, और उनकी रचनाएं देखेंगे। ठीक है, आज की क्लास में हम ये टॉपिक अपना कवर करेंगे। सबसे पहले है भरत मुनि। भरत मुनि को संस्कृत काव्य शास्त्र का प्रथम आचार्य माना जाता है। आचार्य बलदेव उपाध्याय ने इनका समय द्वितीय शती, भरत मुनि का क्या समय है? दूसरी शताब्दी। इनका एक ही ग्रंथ है, कौन सा ग्रंथ है इनका? नाट्य शास्त्र। और इसके बारे में ये जरूर याद रखिएगा, इसमें टोटल कितने अध्याय है? 36 अध्याय है। भरत मुनि की प्रसिद्ध रचना नाट्य शास्त्र है, जिसमें नाटक के सभी पक्षों का विस्तृत विवेचन किया गया है। आचार्य भरत ने नाट्य शास्त्र को क्या कहा? पंचम वेद कहा है। 4 वेद तो आप सभी को पता ही है, जो है पंचम वेद कहा है भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र को। इसमें जो है टोटल 36 अध्याय और 5000 श्लोक है। 36 अध्याय याद रखना, ठीक है। उसके बाद है भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में 10 गुण, 10 दोष, 4 अलंकार की मीमांसा की है। इंपोर्टेंट पॉइंट है। देखो, जब आप इसके नोट बना रहे हो ना, तो इसके नोट्स बना रहे हो तो ऐसे करना भरत मुनि, ठीक है। फिर यहाँ पर उनका ग्रंथ लिख लेना नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र हो गया। फिर इसके बारे में कुछ पॉइंट जैसे हमें मिले 36 अध्याय, ठीक है, 10 गुण, 10 दोष, ठीक है, 4 अलंकार। ऐसे जो है इसके नोट्स बना लेना, शॉर्ट नोट्स, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिल रहे। ठीक। आगे नाट्य शास्त्र के 6ठे और 7वें अध्याय में रस और भाव का वर्णन किया गया है। भरत ने रसों की संख्या कितनी मानी है? 8। 8 जो है रस की संख्या मानी। मतलब पूरे इस पेज में से जो हमें सार मिला है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये मिले हैं। तो इस तरह आप अपने नोट्स बना सकते हो। ठीक। आगे चलते हैं, अगले राइटर है भामह। भामह का समय क्या माना जाता है? 6ठी शताब्दी का पूर्वार्ध। भामह जो है कश्मीर के निवासी थे और इनके पिता का नाम रखील गोमी था। सर्वप्रथम भामह ने ही अलंकार को नाट्य शास्त्र की स्वतंत्रता से मुक्त कर एक स्वतंत्र शास्त्र या संप्रदाय के रूप में प्रस्तुत किया। काव्य अलंकार इनका ग्रंथ कौन सा है? काव्य अलंकार है। और उसमें टोटल कितने परिच्छेद है? 6 परिच्छेद है। ये याद रखिएगा। सबके ग्रंथ आपको याद रखने हैं, सब राइटर का समय, उनके ग्रंथ और उनके ग्रंथ में परिच्छेद है तो कितने परिच्छेद है। ठीक है, कोई नहीं, वो इधर यहाँ पर तो बता ही दिया, ओरली तो बोल कर बता ही दिया है, इन्होंने पूछा। ठीक है, वो बस वहां पर ये बताया था कि कैसे आपको शॉर्ट नोट्स बनानी है। भामा ने काव्य अलंकार नामक ग्रंथ की रचना की और उसमें 6 परिच्छेद है। अब कौन से परिच्छेद में क्या है वो हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस दो में याद रखिएगा। द्वितीय और तृतीय में अलंकार निरूपण है, और चतुर्थ में क्या है? 10 दोष निरूपण। ज्यादा इंपॉर्टेंट अलंकार निरूपण वाला है, ये याद रखोगे काम चल जाएगा। उसके बाद ये कुछ पॉइंट है भाम्य के प्रमुख काव्य सिद्धांत निम्नलिखित है। कौन कौन से हैं यहाँ पर? पहला, शब्द और अर्थ दोनों को काव्य माना। शब्दार्थो सहित काव्यम कौन कहते हैं? भाम्य कहते हैं।
भरत मुनि ने जैसे 10 गुण माने हैं, तो भामे ने उसके स्थान पर क्या कितने गुण माने, 3 गुण माने हैं, माधुर्य, ओज और प्रसाद। वक्रोक्ति को सभी अलंकारों का प्राण माना, ये इस बार आपके पेपर में आया था, 2023 के दिसंबर वाले एग्जाम में आया था कि वक्रोक्ति को सभी अलंकारों का प्राण किसने माना है, किसने माना है, भामे ने। अगला है 10 विधि काव्य दोषों का विवेचन, स्किप कर सकते हैं। रीति को न मानकर काव्य गुणों का विवेचन, शुरू के 3 पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, आगे चलेगा। अगले राइटर हमारे दंडी, इनका समय 7वीं शताब्दी। ये दक्षिण भारत के निवासी थे और इनका ग्रंथ कौन सा है, काव्यादर्श। काव्यादर्श में कितने परिच्छेद है, 4 परिच्छेद है। दंडी प्रथम आचार्य थे जिन्होंने वैदर्भी तथा गौड़ी रीति के पारस्परिक अंतर को स्पष्ट किया तथा इसका संबंध गुण से स्थापित किया। ये वाला पॉइंट इंपोर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर टोटल जो है 10 परिच्छेद है। कौन कौन से, प्रथम परिच्छेद काव्य लक्षण भेद रीति तथा गुण का विवेचन। द्वितीय परिच्छेद में क्या, अर्थ अलंकार निरूपण। तृतीय परिच्छेद में है शब्द अलंकार निरूपण। चतुर्थ में दशाविध काव्य दोषों का विवेचन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले राइटर है हमारे वामन। वामन रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य और इनका समय क्या माना जाता है, 8वीं शताब्दी का उत्तरार्ध। वामन कश्मीर नरेश जयापीठ के मंत्री थे। अगला पॉइंट है, आचार्य वामन ने काव्य अलंकार नाम ग्रंथ की रचना सूत्रों में की है तथा स्वमीन सूत्रों पर वृत्ति भी लिखी है। इसमें कितनी संख्या है सूत्रों की, 319 और 5 परिच्छेद है। काव्य अलंकार जो सूत्र हमारा ग्रंथ है, इसमें टोटल जो है 5 परिच्छेद है। 4 परिच्छेद है दंडी वाले ग्रंथ में काव्य दर्श में, और 5 परिच्छेद है काव्य अलंकार सूत्र में। ठीक है, वामन के प्रमुख काव्य सिद्धांत निम्नलिखित है। ये पॉइंट इंपोर्टेंट है, इनको देखेंगे। रीति को जो है काव्य की आत्मा माना है, बिल्कुल सही। रीति आत्मा काव्य से किसने कहा है, वामन ने। गुण तथा अलंकार का परस्पर विवेद तथा गुण को अलंकार की अपेक्षा अधिक महत्व दिया। 3 रीतियों की कल्पना की, वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली। और 10 प्रकार के गुणों को उभयगत मानकर उन्होंने कितने गुण माने, 20 प्रकार के गुणों की कल्पना की, किसने, वामन ने। वक्रोक्ति को सादृश्य मूलक लक्षण माना, समग्र अर्थालंकारों को उपमा का प्रपंच माना। ये वाला पॉइंट इंपोर्टेंट है आखिरी। ठीक, ये हुई वामन की बात। आगे चलेगा, अगले राइटर है उद्भट, इनका समय 8वीं शताब्दी का उत्तरार्ध। उद्भट जो है, हाँ तो समय बता तो रहे हैं साथ के साथ सूरज। उद्भट जो है अलंकार से संबंधित आचार्य थे, इनका समय 8वीं शताब्दी का उत्तरार्ध माना जाता है। इन्हें कश्मीर के राजा जयापीठ का सभा में पंडित माना जाता है। इनका ग्रंथ कौन सा है, काव्य अलंकार सार संग्रह। इंपोर्टेंट ग्रंथ आपको सभी के याद रखने ही है। इनके कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है, उनको देखेंगे। अर्थ भेद से शब्द भेद की कल्पना। अगला पॉइंट है, श्लेष को सभी अलंकारों में श्रेष्ठ मानते हुए श्लेष के 2 प्रकार के, शब्द श्लेष और अर्थ श्लेष। ठीक है, इसमें जो इंपोर्टेंट है, काव्य गुणों को संघटना का धर्म मानना। ये वाला पॉइंट इंपोर्टेंट है। इनका बेसिकली इनका जो है समय और इनका ग्रंथ का नाम ज्यादा फोकस रखना है। आगे अगले राइटर है रुद्रट, कश्मीर के निवासी थे। एक और टेबल बना लेना, कौन कश्मीर का निवासी था, कौन नहीं। कश्मीर के निवासी वाले सारे राइटर का नाम एक जगह नोट कर लेना, पेपर में पूछ लिया जाता है। ठीक है, इनका समय क्या है, रुद्रट का 9वीं शताब्दी का पूर्वार्ध। रुद्रट की रचना का नाम काव्य अलंकार, 2 लोगों का ग्रंथ है। यहाँ पर ही नोट कर लेना, कॉर्नर में एक बॉक्स बनाकर नोट कर लेना, भामह और रुद्रट 2 लोगों का ग्रंथ है। ठीक है, भामह वाले में तो 6 परिच्छेद थे और रुद्रट वाले में 16 अध्याय है। ठीक,
16 अध्याय और कुल 734 श्लोक है। ठीक है। रुद्रट ने ही सर्वप्रथम वैज्ञानिक ढंग से अलंकारों को 4 वर्गों में बांटा। वास्तव औप में अतिशय श्लेषीय वाला पॉइंट इंपोर्टेंट है। अगले राइटर है आनंद वर्धन। आनंद वर्धन का समय 9वीं सदी का उत्तरार्ध। आनंद वर्धन कश्मीर के राजा अवंती वर्मा के सभा पंडित थे। इनका 9वीं सदी का उत्तरार्ध माना जाता है। आनंद वर्धन ने काव्य शास्त्र में धवनी संप्रदाय का प्रवर्तन किया। इनका ग्रंथ है धवन्यालोक। और इसमें क्या 4 उद्योग है। कितने 4 उद्योग कह लो या अध्याय भी कह सकते हैं। ठीक। अगले राइटर है अभिनव गुप्ता। आज क्या बात है क्लास में कम बच्चे हैं, एक बार क्लास को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि सब बच्चों तक क्लास पहुंच जाए। अभिनव गुप्त कश्मीर के निवासी थे। इनका जन्म जो है 10वीं शताब्दी का उत्तरार्ध है। इन्होंने ना 3 लेखक के जो ग्रंथ है उन पर टीका लिखी। नाट्य शास्त्र भरत मुनि का ग्रंथ है, उस पर टीका लिखी अभिनव भारती के नाम से। धवन्यालोक आनंद वर्धन का ग्रंथ है। लोचन नाम से टीका लिखी, मतलब लोचन जो है टीका का नाम है। काव्य कौतुक भट्ट तोत का ग्रंथ है, टीका लिखी काव्य कौतुक विवरण नाम से। ठीक है। ये तीनों इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। नाट्य शास्त्र पर टीका किसने लिखी और किस नाम से लिखी। ठीक है, दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। और अभिनव अभिनव गुप्त का एक ग्रंथ भी है, कौन सा, तंत्रालोक। अभिनव गुप्त ने तंत्रालोक नामक श्रेष्ठ दार्शनिक कीर्ति की रचना की। यह ग्रंथ रत्न तंत्र शास्त्र का विश्वकोश माना जाता है। ठीक है। अगले राइटर है कुंतक। कश्मीर के निवासी है। वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक है। समय 10वीं सदी का उत्तरार्ध। कुंतक की प्रसिद्ध कीर्ति वक्रोक्ति जीवित 4 उन्मेषों में विभक्त कारिका एवं वृत्ति से सम्मिलित ग्रंथ है। कितने वक्रोक्ति जीवित में 4 उन्मेष है। ठीक। आगे चलते हैं। अगले राइटर है धनंजय। धनंजय के बारे में एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्वनि विरोधी आचार्य है। तो इनका समय क्या है, 10वीं शताब्दी का उत्तरार्ध। धनंजय धारा नरेश मुंजराज के सभा पंडित थे और इनका समय 10वीं शताब्दी का उत्तरार्ध स्वीकार किया गया है। धवनी धनंजय ध्वनि विरोधी आचार्य थे। 10 रूपक नामक ग्रंथ की रचना की। कौन से ग्रंथ की रचना की, 10 रूपक। इसमें टोटल जो है 4 प्रकाश है। धनंजय के 10 रूपक में 4 प्रकाश तथा लगभग 300 कविताएं हैं। धनंजय के भ्राता धनिक ने 10 रूपक की टीका अवलोक नाम से लिखी। ठीक है। अगले राइटर है महिम भट्ट। महिम भट्ट जो है कश्मीर के निवासी थे। इनके पिता का नाम श्री धैर्य तथा गुरु का नाम श्यामल था। इनका समय 11वीं सदी का मध्य भाग। महिम भट्ट भी जो है धन्यवाद के खंडन के लिए कौन सी रचना लिखी, व्यक्ति विवेक। इंपोर्टेंट ग्रंथ है और ये 3 विमर्शों में विभक्त है। विमर्श कह लो या अध्यायों में भी कह सकते हो। ठीक। अगले राइटर है भोजराज। भोजराज के बारे में उनका समय याद रखना में 11वीं शताब्दी का पूर्वार्ध। और इनके 2 ग्रंथ हैं, कौन कौन से, सरस्वती कंठावरण और श्रृंगार प्रकाश। बस हमें ये 2 पॉइंट याद रखने हैं भोजराज के बारे में। ठीक है। अगले राइटर है मम्मट। मम्मट में एक चीज यहाँ पर गलत दी हुई है कि जो है मम्मट जो है ध्वनि विरोधी ग्रंथ नहीं, ध्वनि समर्थक थे वे। ठीक है, ये पॉइंट सही कर लीजिए क्योंकि इसमें दिया हुआ और यहाँ से बहुत बच्चे पढ़ते हैं। हमारी गलती होती है, वन लाइनर बुक हम पढ़ते तो है लेकिन उस पर बिल्कुल आंख बंद कर भरोसा कर लेते हैं। नहीं, पढ़ना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन बिल्कुल आंख बंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए। साथ में कोई ऑथेंटिक सोर्स भी रखना चाहिए जब भी आप कोई गाइड या वन लाइनर बुक पढ़ रहे हो। ठीक है, मतलब जो ऑथेंटिक नहीं है, जहां से आप क्लेम नहीं कर सकते। तो जिनके पास ये बुक है ना, तो इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, विरोधी की जगह समर्थक कर लीजिएगा। ठीक है।
मम्मट का जन्म कश्मीर में होते, इनके पिता का नाम कैयट था। इनका समय क्या है, 11वीं शताब्दी का उत्तरार्ध। मम्मट ने काव्य प्रकाश नामक ध्वनि समर्थक ग्रंथ की रचना की, जिसमें कुल 10 उल्लास है। ये भी याद रखिएगा, काव्य प्रकाश का विभाजन 10 उल्लास। आगे चलते हैं, अगले राइटर है छेमिन। कश्मीर निवासी थे छेमिन, समय 11वीं शताब्दी का उत्तरार्ध। औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं, बिल्कुल। छेवेन के शिक्षक गुरु कौन थे, अभिनव गुप्त थे। इनके 4 ग्रंथ मिलते हैं, कौन कौन से, कवि कंठवर्ण। यहाँ पर ही नोट कर लीजिएगा, एक नाम जैसे है ना, सरस्वती कंठवर्ण, भोजराज, ठीक है। कवि कंठवर्ण, छेमेन। एक जगह ही नोट कर लेना, साइड में कोई बॉक्स बनाकर, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, एक नाम है, मिलते जुलते नाम है, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान रखा करो, कोई मिलते जुलते नाम की रचनाएं मिल रही है तो तुरंत अपना नोट कर लिया करो। कवि कंठावरण, औचित्य विचार चर्चा और सुविदित तिलक, यहाँ पर ऊपर लिख देती हूँ, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। सुविदित तिलक, और फोर्थ रचना है दशावतार चरित। ये 4 ग्रंथ मिलते हैं क्षेमेंद्र के, ठीक। आगे चलते हैं, अगले राइटर है रुयक, कश्मीर निवासी थे, पिता का नाम राजा नक तिलक। रुयक का समय क्या है, 12वीं शताब्दी का पूर्वार्ध। रुयक ने, इनका ग्रंथ कौन सा है, अलंकार सर्वस्व, इंपोर्टेंट है ग्रंथ, ठीक है। अगले राइटर है शोभाकांत मित्र, इनका बस अगर ग्रंथ और समय याद रखोगे काम चल जाएगा, 12वीं शताब्दी का उत्तरार्ध। और ग्रंथ है अलंकार रत्नाकर। हेमचंद, हेमचंद का ग्रंथ है काव्य अनुशासन, बहुत इंपोर्टेंट ग्रंथ है। और इनके 2 शिष्यों ने मिलकर, हेमचंद के 2 शिष्य थे, रामचंद्र और गुणचंद्र। इन दोनों ने मिलकर एक ग्रंथ लिखा था, नाट्य दर्पण। तो नाट्य दर्पण आपके पेपर में पूछा भी जा चुका है, किसका ग्रंथ है, रामचंद्र प्लस गुणचंद्र। ये दोनों कौन थे, हेमचंद्र के शिष्य थे, ठीक। जब यहाँ पे नाट्य दर्पण की बात हो रही है, एक ग्रंथ हमें मिलता है, यहाँ पर आगे देखेंगे हम साहित्य दर्पण। मिलता जुलता नाम है, नाट्य दर्पण साहित्य दर्पण, तो नोट कर लेना, साहित्य दर्पण है विश्वनाथ का, ठीक है। एक जगह ही नोट कर लेना, मिलते जुलते नाम। आगे चलते हैं, अगले राइटर है शारदा तन्य। इनका भी वही समय, और ग्रंथ का नाम आपको पता होना चाहिए, समय 13वीं सदी का मध्य भाग, और ग्रंथ का नाम है भाव प्रकाश। आगे चलते हैं जयदेव। जयदेव मिथिला के निवासी थे, इनका समय 13वीं शताब्दी का उत्तरार्ध। जयदेव साहित्य के क्षेत्र में पीयूष वर्ष तथा न्याय के क्षेत्र में पक्षधर उपाधि के में प्रख्यात थे। जयदेव ने चंद्रालोक नामक अलंकार शास्त्र की रचना की, ये इंपोर्टेंट है इनका ग्रंथ, चंद्रालोक। इसमें कितने, 10 मयूख है, ठीक, ये इंपोर्टेंट। मैम श्रीधर प्रकाश, रीतिकाल के कवि, चिंतामणि की रचना भी है क्या, क्या श्रीधर प्रकाश तो नहीं है, इस नाम के तो कौन है। आगे अगले राइटर है विश्वनाथ कविराज, इंपोर्टेंट राइटर है। विश्वनाथ कविराज उड़ीसा के राजा के संधि विग्रह थे। इनके पिता का नाम चंद्रशेखर था। विश्वनाथ जी का समय क्या है, 14वीं शताब्दी का पूर्वार्ध। और इनका ग्रंथ है साहित्य दर्पण, बहुत इंपोर्टेंट ग्रंथ है, और उसमें 10 परिच्छेद में विभाजित है। आगे अगले राइटर है विद्याधर, इसमें बस आपको इनका समय 14वीं शताब्दी का पूर्वार्ध, और इनका ग्रंथ एकावली, ये 2 पॉइंट याद रखने हैं। विद्यानाथ, विद्याधर और विद्यानाथ में कंफ्यूज मत होइएगा। विद्यानाथ का समय भी 14वीं शताब्दी का पूर्वार्ध है, और इनके ग्रंथ का नाम है प्रताप रुद्र यशोभूषण, इंपोर्टेंट है। ग्रंथ सभी इंपोर्टेंट है, क्योंकि जो मिलान वाला क्वेश्चन आता है, कभी कोई से ग्रंथ पूछ लिए जाते हैं, कभी कोई से ग्रंथ पूछ लिए जाते हैं। आगे अगले राइटर है अप्पय दीक्षित। दक्षिण भारत के प्रसिद्ध शैव दार्शनिक थे, इनका समय 16वीं सदी का अंतिम चरण माना जाता है। अप्पय दीक्षित के ग्रंथ है वृत्ति वर्तिक, चित्र मीमांसा, कुवलयानंद। कुवलयानंद इनमें ज्यादा इंपोर्टेंट है, पर याद आपको तीनों ही रखने होंगे। अगले राइटर है पंडित राज जगन्नाथ।
इनका समय 17वीं शताब्दी का प्रथम चरण। और इनका ग्रंथ है रस गंगाधर। सॉरी भाई, इनका ग्रंथ कौन सा है? रस गंगाधर। 17वीं शताब्दी का प्रथम चरण और ग्रंथ है रस गंगाधर। तो यहाँ पर जो है हमारे सभी राइटर की जो इंपोर्टेंट पॉइंट है वो हमने देखे। यहाँ से कंफर्म जो है आपको क्वेश्चन मिलेगा। अब आपके पेपर में आता है क्रम पूछा जाता है, तो ये क्रम भी एक जगह नोट किए हुए हैं। ठीक है, देख लेते हैं। भरत मुनि दूसरी शताब्दी। आप भी इसी तरह अपने शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है। वामन छठी शताब्दी, दंडी 7वीं शताब्दी, उद्भट 8वीं शताब्दी, वामन 8वीं शताब्दी, रुद्रट 9वीं शताब्दी, आनंदवर्धन 9वीं शताब्दी, राजशेखर 10वीं शताब्दी, भट्टतोत 10वीं शताब्दी, अभिनव गुप्त भी 10वीं, कुंतक भी 10वीं। उसके बाद धनंजय, फिर उसके बाद मयंवट 11वीं शताब्दी, भोजराज, क्षेमेंद्र और मम्मट। उसके बाद 12वीं शताब्दी, रुयक, शोभाकार मित्र, बागभट प्रथम, हेमचंद्र, रामचंद्र गुणचंद्र। उसके बाद 13वीं शताब्दी, शारदा तनया, जयदेव। उसके बाद 14वीं शताब्दी, विश्वनाथ, विद्याधर, विद्यानाथ, भानुदत्त। उसके बाद 16वीं शताब्दी, रूप गोस्वामी, शेखर केशव मिश्र, अप्पय दीक्षित। 16वीं शताब्दी। फिर है 17वीं शताब्दी, पंडित जगन्नाथ। फिर है विश्वेश्वर पंडित, 18वीं शताब्दी। तो ये टोटल सारे राइटर है, इनका क्रम है, एक जगह नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये हमारा आज का हमें परिचय देखना था, वो हमने यहाँ पर देख लिया है। यहाँ पर एक चीज और हमें देखनी है, वो देख लेते हैं। मिलते जुलते नाम वाली कुछ रचनाएं मुझे मिली है भारतीय काव्य शास्त्र में, एक जगह नोट कर लेते हैं। कुछ तो मैंने करवा दिया है, जैसे कि काव्य मीमांसा। एक नाम मिलते जुलते नाम वाली रचनाएं। काव्य मीमांसा किसका ग्रंथ है? बताओ जल्दी से। काव्य मीमांसा, चित्र मीमांसा, चित्र मीमांसा और साहित्य मीमांसा, तीनों ग्रंथ बताओ आप किसके हैं? ये एक नाम मिलते जुलते रचनाएं है, नोट कर लो इनको। काव्य मीमांसा है राजशेखर, चित्र मीमांसा प्रदीक्षित। क्योंकि पेपर में आई तो आप कंफ्यूज हो गए, मिलते जुलते नाम वाली है ना। और साहित्य मीमांसा रुइयक। ठीक है, ये तो ही मीमांसा की बात। एक यहाँ पर दर्पण की भी कर लेते हैं, साहित्य दर्पण और नाट्य दर्पण। जल्दी से बताओ किसका है नाट्य दर्पण? साहित्य दर्पण है विश्वनाथ। ठीक, नाट्य दर्पण किनका है जल्दी बताओ। जी बिल्कुल, रामचंद्र और गुणचंद्र। उसके बाद है कंठाभरण नाम से हमें दो रचनाएं मिलती है, सरस्वती कंठाभरण। किसकी रचना है? भोजराज की। और कवि कंठाभरण किसकी रचना है? क्षेमेंद्र की। तो एक नाम जैसी रचना है, इनको नोट कर लेना, पेपर में आएंगे ना तो हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं जब एक नाम जैसी रचनाएं आती है पेपर में। ठीक। इसके अलावा काव्य अलंकार। काव्य अलंकार दो लोगों का है ना, जल्दी से बताओ किन किन का है काव्य अलंकार। एक तो भामह, दूसरा किसका है जल्दी बताओ। कमेंट कर कर जल्दी बताओ, आप लोग बताओगे काव्य अलंकार किसका ग्रंथ है।
नाट्य दर्पण, दर्पण वाले में दो रचनाएं और मिलती है, एक तो मिलता है हृदय दर्पण। हृदय दर्पण किसकी रचना है? भट्टनायक, जिन्होंने साधारणीकरण की व्याख्या दी थी, वे वाले भट्टनायक। ठीक। और एक हमें मिलता है यहाँ पर काव्य दर्पण। काव्य दर्पण है रामदहीन मिश्र की रचना। आप लोग कमेंट कर कर बताओ भाई, काव्य अलंकार किन दो आचार्यों की रचना है? हाँ जी बिल्कुल, रुद्रट। ठीक है, तो ये एक नाम जैसी मिलती जुलती रचना है, इनको एक जगह नोट कर लेना। ठीक है, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में नोट कर लेना, या भी नोट डाउन कर लो। एक नाम जैसी मिलती जुलती रचनाएं। ठीक है, एक दर्पण के नाम से होगी, एक मीमांसा, एक काव्य अलंकार नाम से दो राइटर की रचनाएं मिलती है, और एक कंठभरण। ठीक है, इसको एक जगह नोट डाउन कर लेना। ठीक है, तो ये एक पॉइंट हमारा भारतीय काव्य शास्त्र में जो पेपर में पूछा जाता है वो क्लियर हुआ। जो आचार्य है, आचार्य के जो है इनका जन्म काल, इनकी रचनाएं, उस आचार्य के बारे में महत्वपूर्ण पॉइंट, और रचनाएं के बारे में किनका विभाजन, कितने परिच्छेद में है, कितने अध्याय में है, ये सब। ठीक है। साथ ही आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप पर मैंने अपनी पर्सनल आईडी दी हुई है, वहां पर आप पूछ सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप में जरूर जुड़ जाइएगा, काफी कंटेंट की पीडीएफ अवेलेबल है, मेरी क्लास की सभी जानकारी मिल जाती है, और नेट की तरफ से भी जो भी अपडेट आती है सबसे पहले आपको जो है यहाँ पर मिलती है, टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से। ठीक है, क्लास आपको कैसी लगी, यूजफुल लगी, हेल्पफुल लगी? क्लास को शेयर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय, टाटा, धन्यवाद।